हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। मैं सत्यन दुबे, आप सबका साइंस टीचर, आप सबका स्वागत करता हूं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ट्राइक्यूपसिड वॉल्व इज फाउंड इन। जो ट्राइक्यूपसिड वॉल्व होता है वो कहाँ पाया जाता है? देखिए, इसको बताने के लिए इसका आंसर मैं पहले बता देता हूं। तो ये हार्ट में पाया जाता है। अब सवाल होता है कि सर इसका काम क्या होता है? हार्ट में और भी चीजें पाई जाती होंगी, तो मैं आपको समझा देता हूं कि हार्ट के अंदर अगर मान लीजिए मैं आपका ये एक हार्ट का स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो इसमें एक संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं सेप्टम। पहले तो हार्ट को दो भाग में डिवाइड करने का काम होता है सेप्टम का। ठीक है, सेप्टम का काम क्या होता है याद रखिए। जो सेप्टम होता है ये एक पतली सी झिल्ली होती है जो क्या करती है, प्योर एंड इम्प्योर ब्लड को अलग करती है ना। प्योर एंड इम्प्योर ब्लड को मिक्स नहीं होने देती है, मिक्स नहीं होने देती है। कौन? सेप्टम। ठीक है। और अगर आपकी बॉडी में, या अगर बच्चा क्या है, माँ के गर्भ में है और वो उसकी माँ जो है वो पानी में ज्यादा नाइट्रोजन का सेवन कर रही है, यानी नाइट्रोजन युक्त पानी का अगर सेवन कर रही है, तो उस बच्चे के हार्ट में ये सेप्टम का निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण उसके अंदर ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है बहुत बार। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। क्लियर हो गया? और इसके कारण क्या है? नाइट्रोजन की अधिकता। ठीक है। अब ये कहां पे होता है? जहां पे नदियां जाके खत्म हो रही होती हैं, जहां पे समुद्र से जाके मिलने वाली होती हैं, वहां पे इसकी अधिकता सबसे ज्यादा हो जाती है। इसीलिए पश्चिम बंगाल साइड में आपके ज्यादा इस बीमारी का प्रचलन है। इससे क्या होता है कि ये बनता ही नहीं है। तो अब क्या होता है कि ये जो इधर वाला पार्ट आप देख रहे हो, इसमें हमारा, इसे बोलते हैं लेफ्ट ऑट्रियम। अब ये भी ऐसे चार भाग में डिवाइड होता है। ठीक है, इस तरह से ये चार भाग में डिवाइड होता है। इधर बोलते हैं लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम, और इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। तो अब देखिए, ये जो दोनों का होता है, इसके बीच में एक वॉल्व लगा होता है जिसे हम बोलते हैं बाइक्यूपसिड वॉल्व। जो लेफ्ट साइड में वॉल्व होता है उसे हम बाइक्यूपसिड बोलते हैं। जब यहाँ पे ब्लड पूरा भर जाता है तो ये वॉल्व खुलता है और ये ब्लड नीचे आता है वेंट्रिकल में। इसी तरह से जो इम्प्योर ब्लड होता है, इधर के साइड में हमारा प्योर ब्लड पाया जाता है, और इस साइड में हमारा क्या पाया जाता है? इम्प्योर ब्लड पाया जाता है। और जो ट्राइक्यूपसिड वॉल्व होता है वो आपका यहाँ पे होता है। जब इम्प्योर ब्लड सबसे पहले यहाँ भर जाएगा तो इसी वॉल्व के थ्रू नीचे आएगा, और फिर यहाँ पे इम्प्योर ब्लड स्टोर होता है, जिसे हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल कहते हैं। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं? राइट ऑट्रियम कहते हैं, राइट ऑट्रियम कहते हैं। क्लियर हो गया? तो आपको समझ में आया होगा कि ट्राइक्यूपसिड वॉल्व कहां पे होता है। तो ये होता है, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेगा कि हार्ट के किस साइड में होता है, तो राइट साइड में होता है। याद रखिएगा, किस साइड में होता है? राइट साइड में होता है। कौन होता है? ट्राइक्यूपसिड वॉल्व। ट्राइक्यूपसिड वॉल्व हिंदी में बोलते हैं त्रिदलीय कपाट। क्या बोलते हैं? त्रिदलीय कपाट। और इसको, बाइक्यूपसिड वॉल्व को हम क्या बोलते हैं? द्विदलीय कपाट। ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं। चलिए, तो हम सवाल का आंसर कर लेते हैं। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा हार्ट। ठीक है, आंसर क्या होगा? हार्ट होगा। स्प्लीन जो होता है, यहाँ पे स्प्लीन का मतलब होता है प्लीहा, प्लीहा। तो अगर आप पढ़े होंगे आरबीसी के बारे में, तो जो आरबीसी की डेथ होती है, आरबीसी की जो डेथ होती है वो कितने दिनों में होती है? कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट बताइए। तो ये 120 दिनों की होती है। और ये कहां पे होती है? तो स्प्लीन के अंदर, यानी प्लीहा के अंदर होती है। उसके बाद आता है एक टॉपिक, ब्रेन। तो ब्रेन जो होता है, इसकी जांच हम किस किस से करते हैं? इसकी जांच का जो सिस्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो दो चीज होता है, याद रखिएगा। एक होता है ईईजी और एक होता है ईसीजी। ठीक है। अब ईईजी और ईसीजी किसका किसका जांच की जाता है इसके द्वारा? ठीक है। तो याद रखिए, ईसीजी जो होता है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी।
क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, याद रखिए जो हार्ट होता है उसके चारों तरफ कार्डिनल नाम की मेम्ब्रेन पाई जाती है, कार्डिनल नाम की। तो जहां पे कार्डियोग्राफी आएगा ना उसमें हम किसका नाम ले लेंगे, ईसीजी का। जहां पे कार्डियो आएगा वहां पे हार्ट से रिलेटेड हो जाएगा, किससे रिलेटेड हो जाएगा, हार्ट से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, और जहां पे ईईजी है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। तो ये होता है ईईजी और इसे बोलते हैं ईसीजी। ठीक है, तो याद रखिए बहुत फेमस से क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका पहला क्वेश्चन। क्लियर हो गया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। Which one of the following is known as first line of defense for the body? कौन सा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, रक्षा की पहली परत कहा जाता है किसे, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा आंसर होगा कि जो स्किन होता है, ठीक है, स्किन जो होता है इसे हम रक्षा की पहली परत कहते हैं, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, जो हमारी त्वचा होती है। ठीक है, एंटीबॉडीज तो अंदर की चीजों को, एंटीबॉडीज अंदर की चीजों को डिफेंस करती ही अंदर की चीजों को बचाती है, लेकिन हमारी पहली लाइन जो है डिफेंस की वो कौन होती है, स्किन। स्किन की कितनी लेयर होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों 3 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है, ये भी याद रखिएगा। नेल के बारे में अगर हम बात करें तो नेल जो है ये आपका एक तरह से कह सकते हो आप कि ये बोन के अंदर आता है। कौन से बोन के अंदर, तो आप पढ़े होगे तो एक्सो और इंडो, तो ये आता है एक्सो के अंदर। एक्सो के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो नेल आता है यानी नाखून जिसे बोलते हैं, और कौन सा आता है, तो हेयर आता है जिसे हम बाल बोलते हैं। इन दोनों के अंदर कैरेटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैरेटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी नोट डाउन करते चला कीजिए, क्योंकि हर टॉपिक से जितना भी चीजें बताता हूं मैं, हर जगह से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब अगर हम इंडो की बात करें तो इंडो जो है वो दो तरह से डिवाइड होता है। एक होता है एक्सियल, एक्सियल जिसे अक्षीय कंकाल तंत्र कहते हैं, और एक होता है अपेंडिकुलर जिसे उपांगीय कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है, अपेंडिकुलर बोलते हैं। देखिए एक्सियल की बात अगर हम करें, एक्सियल की बात करें तो जो हमारी खोपड़ी से लेकर के और जो स्पाइनल का पूरा सिस्टम होता है, खोपड़ी से लेकर के जो पसलियां होती हैं और जो स्पाइनल होता है, इसे हम बोलते हैं एक्सियल कंकाल तंत्र यानी अक्षीय कंकाल तंत्र। अपेंडिकुलर जो होते हैं वो इस एक्सियल से जुड़े हुए होते हैं। जैसे इसमें आपका आ जाएगा हाथ, पांव, इनकी जो हड्डियां होती हैं वो आपकी आती हैं अपेंडिकुलर कंकाल तंत्र यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर ये आएंगी, और एक्सियल के अंदर आएंगे जो खोपड़ी होती है जिसमें 29 हड्डियां होती हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद आपका पसलियां होती हैं जिसमें 12 जोड़ी पसलियां होती हैं यानी 24 हड्डियां होती हैं। इस तरह से फिर हमारी रीढ़ की हड्डी होती है जिसमें 26 हड्डियां होती हैं। बच्चों में ये 30 के लगभग पाई जाती हैं। तो इस तरह से टोटल मिला करके इसमें कितनी होती हैं, 80 हड्डियां इसके अंदर पाई जाती हैं, और 126 हड्डियां जो होती हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं, अपेंडिकुलर के अंदर पाई जाती हैं। अब इस 126 में भी याद रखिएगा कि दोनों हाथ में टोटल 60 हड्डियां पाई जाती हैं, और दोनों पैर में भी 60 हड्डियां पाई जाती हैं। तो 60 कितने हो गए, 120 तो यहीं पे हो गए। बाकी की जो 6 हड्डियां हैं वो मेखलाएं होती हैं, मेखलाएं जो कि आपके हाथों को जोड़ने का काम करती हैं, कंधे से जो हाथों को जोड़ी हैं। फिर उसी तरह से हमारे ये जो कमर से पैर को जोड़ने का काम करते हैं, वो मेखलाओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, श्रोणी और मेखला होती हैं, 6 हड्डियां टोटल आपकी ये मिलके आती हैं। तो इस तरह से 206 हड्डियों का पूरा पूरा सिस्टम है। मैं धीरे धीरे इस चीज को बायोलॉजी के सेक्शन में समझाऊंगा, आप लोगों को पूरे फिगर के साथ समझाऊंगा। बट अभी जो मैंने बताया वो चीज आप याद रखिएगा। नेल और हेयर के अंदर कैरेटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। नेल और हेयर जो होते हैं वह एक्सोस्केलेटन सिस्टम में आते हैं, एक्सोस्केलेटन सिस्टम में आते हैं। नेल जो है वो स्केलेटन सिस्टम में आता है, यानी ये एक तरह से हड्डी होता है, और हेयर जो होता है ये भी एक तरह से हड्डी होता है। एक्सोस्केलेटन सिस्टम में सिर्फ 2 जन आते हैं, वो है नेल और हेयर। क्लियर हो गया। एंटीबॉडीज, डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, तो हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से कौन लड़ता है, रोगों से लड़ता है कौन, डब्ल्यूबीसी, लड़ने की क्षमता। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसी को हम एक तरह से एंटीबॉडी भी कहते हैं,
एंटीबॉडी भी कहते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका जो आंसर सही होगा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वो होगा थर्ड नंबर, यानी स्किन जो होती है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये स्किन जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। अगला लिखा गया है गाउट, अ मेटाबॉलिक डिजीज ऑकर्स ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ। तो ये जो गाउट होता है जिसे हम गठिया बोलते हैं, गठिया, ये किस कारण होता है, हमारे बॉडी के अंदर किस चीज की अधिकता के कारण होता है। यूरिक एसिड इन द ब्लड, यूरिक यूरिया इन द ब्लड, शुगर इन द ब्लड, कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग खुद पता कीजिए, बहुत नॉर्मल सी चीज है, गठिया के बारे में आप लोग सुने भी होंगे। तो आपको बताना है ये किस कारण से होती है। फटाफट कमेंट बॉक्स में पहले जाइए और इसका आंसर बताइए। और जो लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, वो अपने व्हाट्सएप नंबर से, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और अपनी पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए वो तैयारी कर रहे हैं उसको सेंड कर दें, जिससे उनको एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन प्रोवाइड होती रहेगी। और अगर आपको हमारा ऐप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे जाकर के ऐप, जो कि द जोरावर क्लासेस के नाम से ही है, अगर आप प्ले स्टोर पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा द जोरावर क्लासेस के नाम से, वहां पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। और केबीएस का जो पूरा पीआरटी का सिलेबस है, जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमने कोर्स डिजाइन किया है, वो आपको सब्जेक्ट कंसर्न का कोर्स पूरा का पूरा वहां पे मिल जाएगा। साथ में जनरल पार्ट का भी कोर्स वहां पे आपको अवेलेबल करा दिया गया है, ठीक है। तो उसको आप लोग भी ध्यान से उसको कर लीजिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नीचे लिखे गए में से कौन सा ऐसा है जो सही रूप से मैच नहीं है। अब आप देखोगे इसको ध्यान से तो बस यहाँ पे ये लिखा गया है कि किसकी खोज किसने की है, कौन से साइंटिस्ट ने किसकी खोज की गई है, यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आपसे, ठीक है ना। तो कौन से साइंटिस्ट ने किसकी खोज की है ये आपसे पूछा गया है। देखिए लिखा गया है बैकरल रेडियो एक्टिविटी, तो बिल्कुल सही बात है। हेनरी बैकरल का नाम आप सुने होंगे, तो रेडियो एक्टिविटी ये बिल्कुल सही दिया गया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, बिल्कुल सही है। हमसे पूछा गया है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारे गलत हो जाएंगे ना, क्योंकि ये सही दिए गए हैं। हमें ढूंढना है कौन सा गलत दिया है। लुई पास्चर लिखा गया है ब्लड ग्रुप, सो दिस विल बी योर रॉन्ग आंसर। याद रखिए विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन को खोजा था, तो ये भी हमारा सही है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। सो हमारा जो ऑप्शन जो हम टिक लगाएंगे वो हम लगाएंगे थर्ड नंबर, लुई पास्चर रक्त समूह। रक्त समूह को लुई पास्चर ने नहीं खोजा था। पाश्चुरीकरण का आप नाम सुने होंगे, तो पाश्चुरीकरण जिससे हम क्या करते हैं, जो हम दूध को, जो आप देखते होगे मार्केट में जो दूध आता है वो इसी प्रोसेस से तैयार किया जाता है, ठीक है ना। उसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं और फिर अचानक से उसे ठंडा कर देते हैं, ठीक है। तो यही चीज है लुई पाश्चुरीकरण। उससे क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो जल्दी दूध के अंदर उसको हार्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, कॉमन फैट टू कॉज हार्ट अटैक इन इज। जो कॉमन फैट होता है हार्ट अटैक के लिए, जो सबसे बड़ा कारण होता है दिल के दौरे के लिए, वो कौन सा होता है, वो कौन सा फैट होता है जो दिल के दौरे का सबसे बड़ा कारण होता है, वो आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। चलिए तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ये जो होता है वो कॉमन फैट है जो हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हार्ट अटैक के लिए ये हमारा कॉज होता है हार्ट अटैक के आने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी रिटर्न टू द। तो जो ब्लड होता है वो अलग अलग जगहों से कहाँ पे पहुंचता है, ठीक है। तो जो ब्लड होता है वो अलग अलग जगहों से किस जगह पे पहुंचता है, तो ये भी हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब हार्ट आपके सामने बनाया था इस तरह से, ठीक है, तो ये हमारा सेप्टम बना था। उसके बाद मैंने आपको 4 चेम्बर्स बताए थे, 4 चेम्बर में इसे हमने बोला था राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो जो ब्लड होता है, ठीक है, याद रखिए जो ब्लड होता है हर जगह से निकल करके कहां पे पहुंचता है, आपका ये होगा है राइट ऑट्रियम, राइट ऑट्रियम, और ये होता है राइट वेंट्रिकल। तो जो ब्लड होता है वो हर जगह से निकल करके कहां पे पहुंचता है, यही आपको बताना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, अब मैं आपको बताता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राइट ऑट्रियम जो होता है, यानी आपके पास 2 ऑप्शन है,
एक है राइट वेंट्रिकल, राइट ऑट्रियम। आपको बताना है किस में वो पहुंचेगा, ठीक है। मतलब दो ऑप्शन तो मैंने कट कर दिया, दो ऑप्शन आपको बताना है, तो बताइए। यानी कि लेफ्ट के जो दोनों हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड जब वेरियस पार्ट से आएगा घूम करके तो वो इम्प्योर ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड आपके राइट साइड में आएगा। तो जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा, तो राइट वेंट्रिकल या राइट ऑट्रियम। चलिए ये कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। इसके पहले मैंने जो मैराथन क्लास हुई है उसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने हार्ट को पढ़ाया हुआ है, अगर आप उसको देखोगे ध्यान से तो इसका आंसर भी आपको उसके अंदर मिल जाएगा, और नहीं तो ये तो आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कन्वर्ट 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मोल। जो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है इसको आपको मोल में कन्वर्ट करना है। तो भैया मोल का फॉर्मूला क्या होता है तो देखिए, मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मास तो हमें पता है, मास कितना दिया गया है 22 ग्राम, चलो भैया लिख लेते हैं 22 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो कार्बन का मास कितना होता है, तो ये होता है 12। अच्छा दो ऑक्सीजन है, सो इसलिए हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 16, तो 16 दूना कितना हो गया 32, और 32 और 12 कितना हो गया 44, 16 दूना 32 और 12 कितना हो गया 44, तो मॉलिक्यूलर मास आप क्या आ गया 44। देन इससे आप डिवाइड करोगे तो 22 दूना कितना हो गया 44, 1/2 का मतलब हो गया 0.5 मोल। सो आंसर विल बी 0.5 मोल। सिंपल सा आंसर होगा हमारा क्या 0.5 मोल। नेक्स्ट, which of the following isotopes of element help in find blood clotting? Remember it, जो सोडियम 24 होता है ये ब्लड क्लॉटिंग का पता लगाने में, याद रखिएगा, ब्लड क्लॉटिंग का पता लगाने में, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है जो रक्त का थक्का होता है, रक्त का थक्का होता है, इसका पता लगाने में सोडियम 24 आइसोटोप्स का हम लोग यूज करते हैं। दूसरी चीज, ये जो रक्त का थक्का होता है वो किस विटामिन के कारण होता है ये भी आपको बताना है, किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। यानी अगर आपका कहीं कट गया है तो वो बहता रहता है, और इसी डिजीज को हम रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। रॉयल डिजीज का मतलब क्या हो गया, ऐसी आप कह सकते हो कि कथा है कि जो रानी विक्टोरिया के खानदान के लोग थे, उनके खानदान में जो लोग थे वो लोग क्या करते थे कि अगर उनके खानदान में कहीं किसी का कट जाता था तो वो उनके ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो रुकता नहीं था, वो बहता ही रहता था, ठीक है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये जो विटामिन है कौन सा विटामिन है जो आपके रक्त के थक्का को जमने में हेल्प करता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा सोडियम 24। रिमेंबर इट कि जो कोबाल्ट 60 होता है, ये जो कोबाल्ट 60 है ये कैंसर के इलाज में इसका यूज किया जाता है। कैंसर के को ठीक करने में जो रेडिएशन का इलाज होता है, देखो कैंसर जो होता है वो 3 तरीके से सही किया जाता है। एक होता है कि जो आप लोग सुने होंगे कि सिकाई के द्वारा, यानी आप कह सकते हो कि दवाई के द्वारा कर सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं उसकी हम बायोप्सी करते हैं, अरे हाँ उसकी बायोप्सी करते हैं, यानी कि कह सकते हो उसकी सर्जरी कर सकते हैं, सर्जरी के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा होता है रेडिएशन, तो रेडिएशन में कोबाल्ट का यूज किया जाता है, कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है कैंसर के इलाज में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आयोडीन 131 का आइसोटोप्स जो है ये कहां पे यूज किया जाता है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आयोडीन 131 जो है वो कहां पे यूज किया जाता है। तीसरा है ये जो यूरेनियम होता है दोस्तों, यूरेनियम जो है वो हमारा फ्यूचर का फ्यूल है। आप अगर कह सकते हो कि यूरेनियम जो है वो फ्यूचर का फ्यूल है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में।
ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक बार लाइक तो बनता है। एंड जिन लोगों ने अभी तक हमारे पास अपने व्हाट्सएप नंबर से अपना नाम और पोस्ट नहीं भेजा है, वो लोग हमें व्हाट्सएप कर दें, जिससे हम उन्हें एक व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ सकें और उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, लिखा गया है एन ऑब्जेक्ट कवर टू कंसेक्यूटिव इक्वल डिस्टेंस स्पीड v1 एंड v2, द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। देखिए फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, कहा है कि दो बराबर दूरियों को v1 और v2 स्पीड के द्वारा तय किया जाता है। तो मान लो एक मैंने डिस्टेंस ले ली है टोटल, ठीक है, और इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है, ठीक है, और ये दोनों डिस्टेंस जो हैं वो इक्वल हैं। तो मान लो मैंने यक्स ले लिया इधर को भी, और इधर वाली भी डिस्टेंस को मैंने क्या कर लिया, यक्स ले लिया। तो ये ए है, बी है, बीच में मैंने ओ ले लिया। तो जो ओ ए है और ओ बी है ये दोनों इक्वल है, ठीक है। बट इतनी डिस्टेंस को, ये जो पहली डिस्टेंस है, इसको v1 स्पीड के द्वारा ट्रेवल किया जाता है और इसको क्या किया जाता है, v2 स्पीड के द्वारा ट्रेवल किया जाता है। याद रखिए जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वो आपका होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। तो भैया डिस्टेंस तो हमें पता है 2x हो गई, लेकिन टाइम हमें नहीं पता। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमने ले लिया यक्स, टाइमिंग हमने ले लिया t1। तो अगर यहां से हम टाइमिंग निकालें तो हमें मिलेगा t1 इज इक्वल्स टू यक्स अपॉन v1। क्लियर हो गया, ठीक है। और अगर इसी कंडीशन में हम इसकी बात करें तो यहां से भी हमें मिलेगा v2 इज इक्वल्स टू यक्स अपॉन t2। तो यहां से हो जाएगा t2 इज इक्वल्स टू यक्स अपॉन v2। t2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यक्स अपॉन v2। तो टोटल डिस्टेंस जो होगी वो कितनी हो जाएगी, देखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस आपकी हो गई 2x की, टाइम जो है वो क्या होगा t1 प्लस t2। तो यहां पे हो जाएगा 2x अपॉन t1 की वैल्यू है x अपॉन v1 प्लस t2 की वैल्यू है x अपॉन v2। एलसीएम जब आप लोगे तो आपको मिलेगा 2x अपॉन, यहां पे एलसीएम होगा v1 v2, रिमेंबर इट। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये मिलेगा यक्स v2 प्लस यक्स v1। अब नीचे वाले में से यक्स हम कॉमन कर सकते हैं, तो ऊपर हमें मिलेगा 2x, और ये जो v1 v2 है ये एकदम ऊपर चला जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा v1 v2 एंड डिवाइडेड बाई, नीचे हमने यक्स कॉमन कर लेना है, तो बचेगा क्या, v1 प्लस v2। यक्स से यक्स क्या हो गया, कैंसिल। तो जो एवरेज स्पीड निकल के आएगी वो आएगी 2 टाइम्स v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये आपके प्रीवियस ईयर केबीएस के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो इसको कम से कम 2 से 3 बार में आप लोग समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 से 3 बार आप इसको समझिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज इसके कॉन्सेप्ट को जरूर देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, लिखा गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन को आपको लगाना है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको लगाना है। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही स्टार्ट होगी, जब हम लोग नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, तो इसको मैं सबसे पहले आपसे कराऊंगा, फिर उसके बाद कराऊंगा। तो आज हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है वो हम लोग देख लेते हैं कि वो जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है वो कौन कौन से क्वेश्चन है और क्या क्या हमने पढ़ा। हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो आपके सामने मैं पहले क्वेश्चन से ही डिफाइन करते आ रहा हूं। देखिए पहले क्वेश्चन को हमने पढ़ा था ट्राइक्यूबिक वॉल्व जो होता है, तो मैंने आपको पूरा फिगर बताया कि ये आपका हार्ट क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, फिर ईईजी और ईसीजी भी मैंने आपको बताया। ब्रेन में भी 3 तरह के पार्ट होते हैं, ब्रेन जो होता है वो 3 तरह से आपका होता है, या 3 पार्ट में कर सकते होता है। पहला होता है फोर ब्रेन, पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, और तीसरा होता है हिंड ब्रेन। इस तरह से 3 पार्ट होता है। हिंड ब्रेन के अंदर
आपकी 2-3 चीजें पाई जाती हैं, जैसे होता है सेरेबेलम, पोन्स, ये सब चीजें जो होती हैं वो आपके अंदर किसके पाई जाती हैं, तो ये हिंड ब्रेन के अंदर पाई जाती हैं। फोर ब्रेन और मिड ब्रेन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका हिंड ब्रेन, ठीक है। बहुत सारी चीजों को, जैसे जो ड्रीम्स होता है, ड्रीम्स को जो याद रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है पोन्स। वो होता है कौन? पोन्स होता है, जो कि आपके हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। क्लियर हो गया? तो ये हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो स्किन है, ये भी मैंने आपको बताया। नेल के बारे में मैंने बताया, हेयर के बारे में मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाउट, ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, होमवर्क है ये आपका, ठीक है। उसके बाद है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो ये मैंने आपको बताया, लुई पाश्चर ने पाश्चुरीकरण की खोज की थी, ये भी मैंने आपको बताया। कॉमन फैट कौन सा होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। फिर मैंने आपको बताया ब्लड जो होता है वो कहाँ से किस पार्ट में आता है। 2 ऑप्शन मैंने कट कर दिए, 2 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन बताना है कौन सा सही है, वो भी आपका होमवर्क है। तो 2 क्वेश्चन होमवर्क में। फिर उसके बाद हमने इसको मोल में कन्वर्ट किया, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनेगा, ये तो गारंटी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट हेल्प इन फाइंड ब्लड क्लॉटिंग, तो वो Na यानी सोडियम 24 होता है। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट कवर्स, तो ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन था केवीएस के अंदर, इसको भी हमने डिस्कस किया। एंड ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसी तरह से कुछ और अच्छे अच्छे सवालों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।